This conference will now be recorded. नमस्कार। आयुर्वेदीय और आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन आयोजित कोरोना कोविड के लॉकडाउन के दरमियान आयोजित आयुर्वेदीय अभ्यास माला में आप सभी का स्वागत है। आज तक इस अभ्यास माला में लगभग कल यानी 20 अप्रैल तक लगभग 42 व्याख्यान हो चुके हैं। बहुत सारे डाइवर्स विषयों पे बहुत सारे विषयों की व्याख्यान हो चुके हैं। इस व्याख्यान का सभी का अपलोड आपको आयुर्वेदिया के यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको सभी को देखने को मिलेगा। वहाँ अवश्य जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, यानी आपको नए नए जो वीडियो आएंगे वो सभी वहाँ देखने के लिए मिलेगा। आज हम इस व्याख्यान का 43वां ये व्याख्यान बोलने जा रहे हैं। इस व्याख्यान के व्याख्याता है वैद्य निखिल पेंडसे। वैद्य निखिल पेंडसे सर पुणे में यशस्वी चिकित्सक है। उनका एक वैशिष्ट्य है कि परंपरागत नाड़ी विज्ञान के वो अभ्यासक और प्रैक्टिशनर हैं। उनके गुरु और उनके पिताजी वैद्य उदय पेंडसे सर, इनसे उन्होंने ये नाड़ी विज्ञान की जो कला है, ये ज्ञान है, ये जो विज्ञान है वो उन्होंने प्राप्त किया है। एक यशस्वी चिकित्सक, एक नाड़ी विज्ञाता और आयुर्वेदीय औषधि उत्पादक, ऐसे तीनों क्षेत्र में वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं पेंडसे सर से ऐसे विनती करता हूँ कि वो आपका व्याख्यान शुरू करें। पेंडसे सर। सर माइक शुरू करें। आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन, वैद्य देवदत्ता सर और आयुर्वेदिया, इन सबको हार्दिक धन्यवाद देकर हम आज का ये जो व्याख्यान आयुर्वेदीय संधान कल्पना के ऊपर जो मुझे सब्जेक्ट मिला है उसके ऊपर हम शुरू करेंगे। इसके पहले हमने जो 2 व्याख्यान लिए थे वो दोनों जो थे वो नाड़ी परीक्षा पे थे। आज पहली बार कुछ टेक्सचुअल रेफरेंसेस के साथ में मैं कुछ पढ़ाने की कोशिश आपको करूंगा। तो सभी को धन्यवाद देके हम ये जो काम है आज का इसको शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, तो इसका एक रीजन ऐसा है कि मेरा जो एमडी है वो फार्मास्यूटिक्स है और फार्मास्यूटिक्स में एमडी करते टाइम मेरा जो सब्जेक्ट था वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वासारिष्ट कंटेनिंग मृत संजीवनी सुरा, जो वासारिष्ट नाम का भेषज रत्नावली का श्वास पे आया हुआ फॉर्मुलेशन है, उसके ऊपर जो मेरा थीसिस था तो उसका बेस जो था वो मृत संजीवनी सुरा था। तो ये सब के दौरान बहुत सारी चीज़ें संधान कल्पना के अंदर सीखने मिली। जो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है वो कैसे काम करते हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स उसमें यूज किए जाते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ों का काफ़ी जो है चीज़ें जो सीखने मिली वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लेक्चर की शुरुआत करते टाइम जो भारतीय विद्यापीठ का जो रसशास्त्र भेषज कल्पना डिपार्टमेंट है उसमें मेरी गाइड डॉक्टर वेल्ले अस्मिता और डॉक्टर दलवी मैडम और वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में जो डॉक्टर SV टकले करके एक सीनियर एनालिस्ट है, इन तीनों लोगों का बहुत सारा सहयोग मिला इस सारी चीज़ों में। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सब इन तीनों लोगों का दिया हुआ है, कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ एक्सपेरिमेंट से सीखा हुआ है। तो संधान की व्याख्या जो है, संधान कल्पना जो है वो इट इज वन ऑफ द डोसेज फॉर्म केम इन आयुर्वेद। जैसे गुटीवटी है, रस रसायन है, कल्प है, उसी तरह से आसव और अरिष्ट, ये 2 चीज़ों से हमें ज्ञात होता है कि ये जो है ये संधान कल्पना जो है, मतलब फर्मेंटेशन जहाँ पे है वो संधान है। तो संधान की व्याख्या जो है वो ऐसी आई है, द्रवेशु चिरकालस्थम द्रव्यम यत् संधितम भवेत्। जहाँ पे कोई भी द्रव्य है चिरकाल तक, मतलब काफी टाइम तक स्थापित किया जाता है, रखा जाता है, और संधितम भवेत् मतलब जहाँ पे संधान कर्म हो जाता है उसको संधान कहते हैं।
तो इसमें जो है ये मेडिसिन प्लस द्रव द्रव्य, ये जो मिक्सचर है बना हुआ, ये मिक्सचर हम स्टैंड स्टिल कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए स्टैंड स्टिल रखेंगे, तो उसमें अपने आप संधान नाम की जो प्रक्रिया है वो बन जाती है। एंड ये जो है ये कंप्लीट होने के बाद हमें जो मिलता है वो संधित द्रव्य, जिसमें संधान कल्पना हो रखी है। इसके काफी सारी डिविजन्स है जो आगे चल के जैसे लेक्चर आगे प्रोसेस होगा वैसे आ जाएंगे। तो फर्मेंटेशन जो है उसको it is a process in which product goes through a particular biochemical change to formulate end product as an alcohol। तो ये जो अल्कोहल है ये एंड प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये अल्कोहल सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, इसके ऊपर मैं इतना एम्फसिस क्यों कर रहा हूँ कि क्यों ये सेल्फ जनरेटेड ही है और सेल्फ जनरेटेड ही चाहिए। ये क्यों चाहिए ये आगे जाके हम जब एनालिटिकल पार्ट में जाएंगे, जो बेसिक दो फॉर्मुलेशन का संधान मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें, तो हमें पता चलेगा ये अल्कोहल जो ये सेल्फ जनरेटेड ही होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल अल्कोहल ऐड हो जाता है तो सारे गुण कर्म सब जो है सब बदल जाते हैं और अपने वो प्राकृत अवस्था में नहीं रहते। तो ये जो संधान है इसमें हिस्ट्री जो है वाइन, हिस्ट्री जो है वाइन की एज अ बेवरेज एज अ मेडिसिन दोनों तरीके से आती है। इसके कुछ डिटेल जो है वो जस्ट सेकेंड, काफी सारे रेफरेंसेस जो है वो चेक करने के बाद वाइन प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो जो यहाँ पे आपको स्लाइड्स पे दिखाई नहीं देगा या स्लाइड्स पे नहीं समझाया जाएगा वो कुछ चीजें जो है वो इन लिटरेरी रिव्यू है की हुई। तो ये कहाँ से आया, कहाँ तक था और कितना पुराना है ये सब, तो इसका जब रेफरेंस जो लिया जाता है तो हमारे यहाँ पे वेदों से लेके उसकी रेफरेंसेस जो है वो मिलते हैं। उसमें अथर्ववेद के रेफरेंसेस है, सामवेद के रेफरेंसेस है और हर चीज में जो रेफरेंस है उसमें वो जो चीज जो है वो किस चीज के लिए आई है, एज अ बेवरेज है और एज अ अल्कोहल है। ये दोनों मतलब एज एन अल्कोहल एज एन मेडिसिन दोनों जगह पे उसके रेफरेंसेस जो है वो मिलते हैं। तो ये रेफरेंस जो है ये हम दोनों जगह से कलेक्ट करेंगे। रेफरेंस करता हूँ, जैसे हमने देखा कि वाइन एज अ बेवरेज और वाइन एज अ मेडिसिन, तो यहाँ पे ऋग्वेद में कहाँ पे क्या रेफरेंस आया है, तो रामायण महाभारत जो है हमारे क्लासिकल एंशिएंट टेक्स्ट या फिर जो घटी हुई घटनाएं हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे वाइन जो है वो फ्यूमिगेशन ऑफ वुंड्स के लिए इस्तेमाल हुई है। कि जैसे वहाँ पे युद्ध जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है, तो वहाँ पे वाइन जो है वो फ्यूमिगेशन ऑफ द वुंड्स एज अ मेडिसिन वहाँ पे आई है। फिर ऋग्वेद में कुछ रेफरेंसेस जो है वो सोम नाम का एक क्रीपर है, सोम लता जिसे बोलते हैं, और उससे बना हुआ एक मिल्की फर्मेंटेड प्रोडक्ट, इसका रेफरेंस जो है वो ऋग्वेद में आया है। फिर चाणक्य शास्त्र जो है यहाँ पे माधवी नाम का फर्मेंटेशन जो है हनी से बनाया हुआ, और मेरेय नाम का जो है वो मोलासेस मतलब इक्षु जो है, इक्षु का रस जो है उससे बनाया हुआ जो है वो मेरेय, और माधवी नाम का जो है वो जो है हनी के हिसाब से बनाया हुआ। ये जो है ये चाणक्य शास्त्र से आए हुए रेफरेंस है। अभी एज अ मेडिसिन इसे क्यों यूज करना चाहिए, इसके लिए एक जो वर्स आती है वो नीचे दी हुई है, योगात अपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत् भेषजम च अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। इसका जो अल्कोहल प्रोडक्ट, अल्कोहल बेस रहने वाला प्रोडक्ट जो असवरिष्ट करके आया है, इसका जो बेस है वो तीक्ष्ण और उसका उष्ण गुण, ये दो जो है ये दोनों ही चीज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर इसे हम एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं, एज अ व्हीकल यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज जो है ये कैसे कैसे आई है इसका हम अगले स्लाइड में देखेंगे। एडवांटेजेस क्या है इस डोसेज फॉर्म के, क्यों ये डोसेज फॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट दो जो चीज जो मेरे ध्यान में आई काफी स्टडी में, तो एक तो है रिडक्शन ऑफ द ड्रग डोज और दूसरा है लॉन्गर शेल्फ लाइफ।
ये दो चीज जो है ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसमें वासारिस्ट का जो रेफरेंस हम आगे जाके देखेंगे, वो रेफरेंस जो है वो हम कलेक्ट किस प्रकार कर सकते हैं। तो उसका जो डोसेज है, ड्रग डोसेज, इट इज जस्ट 1 ml। अभी हम श्वास के ऊपर, कास के ऊपर आए हुए काफी अगर देखेंगे तो वो दवाइयों का जो डोसेज है वो बहुत बार पेशेंट को लेने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। मान लो क्वाथ है, तो वो क्वाथ का जो बताया हुआ मात्रा है वो लेना काफी मुश्किल हो जाता है। ताजी दवाइयां जो है ये आजकल अवेलेबल होती नहीं है। बहुत बार आप बोलोगे कि वासा का स्वरस निकालो, तो वासा के ताजे पत्ते मिलना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो उसकी जगह पे वासारिस्ट का यूज कर सकते हो, और इससे ड्रग डोज भी रिड्यूस होता है और लॉन्गर शेल्फ लाइफ। जैसे मैंने बोला कि आप एक बार बनाया हुआ आसावारिस्ट अगर अच्छे से बना है तो कम से कम 5, 6, 10 साल तक उसको इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास आज भी कुछ कुछ सैंपल जो है वो मैंने खास रखे हैं कि उसमें कुछ चेंज होता है क्या, उसमें कुछ अलग फाइंडिंग मिलता है क्या। 2006, 7, 8 साल से बनाए हुए कुछ आसावरिष्ट के फॉर्मुलेशंस रखे हुए कि क्या चेंजेस उसमें हम देख सकते हैं। तो जैसे हमने बोला कि रिडक्शन ऑफ द ड्रग डोज और लॉन्गर शेल्फ लाइफ। अभी इसका दूसरा जो उदाहरण आता है, वो अगर हमें रक्त धातु में पाचन जो है वो करना है, तो हम बहुत बार रक्तपाचक नाम का जो काढ़ा आया है, जिसमें पटोल, सारिवा, मुस्था, पाठा और कुटकी, ये 5 चीजें जो है ये मिलके रक्तपाचक करके ये ज्वर में आया हुआ जो कषाय है, ये हम बहुत सारी जगह पे देते हैं। तो इसमें से कुछ फॉर्मुलेशन जो कुछ चीजें, अवस्था जो है वो ऐसी होती है कि स्किन के कुछ डिसऑर्डर्स है कि जहाँ पे रक्तपाचक का यूज हो सकता है। कुछ श्वास जैसे व्याधि है जिसमें रक्तपाचक का इस्तेमाल हो सकता है। कुछ कृमि जनित व्याधि है जहाँ पे रक्तपाचक का इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसी जगह पे ये रक्तपाचक जो है ये पूरा बना के उसका काढ़ा अगर ताजा देना है, तो कुटकी की अवेलेबिलिटी, उसकी क्वालिटी, ये सब चीजें जो है ये हमें बहुत बार ऐसा होता है कि आज जिस टाइप की कुटकी अवेलेबल होती है, मान लो बीच में कुछ हिमालयन रीजन में फ्लड्स के जो चीजें हो गई थी, उसके बाद हमने देखा कि कुटकी की अवेलेबिलिटी और कुटकी के रेट्स, ये दोनों चीज ऐसे बदल गया था कि हमें उससे बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी जो है वो हो नहीं रही थी। तो ऐसी चीजें जो है यहाँ पे हम अगर उस रक्तपाचक का अरिष्ट बना के रखते हैं, वो रक्तपाचक का काढ़ा बने के उसको विधिवत संधान कल्पना करके अगर हम उसको रक्तपाचक का अरिष्ट बना के रखते हैं, तो हम वो बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका शेल्फ लाइफ जैसे मैंने कहा कि काफी होने की वजह से हम उसको हर एक छोटी छोटी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया कि ड्रग डोज और लॉन्गर शेल्फ लाइफ, ये फर्स्ट है एडवांटेज। दूसरा है टारगेट स्पेसिफिक एक्शन। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुटी वटी से और इससे ही होता है। तो टारगेट स्पेसिफिक एक्शन जो है वो बहुत बार आसावरिष्टों में भी बताई गई है। व्याधि प्रत्यनिक जहाँ पे आप बोल सकते हो, उसे हम 2 एग्जांपल्स देख सकते हैं कि तकरारिष्ट जो है और पिप्पल्यासव जो है, ये दोनों चीजें जो है ये ग्रहणी में बहुत बार इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ग्रहणी में अग्नि जो मंद होता है उसको अग्नि बढ़ाने के लिए इसका जो आप संधान करने की वजह से तैयार हो गया हुआ जो अल्कोहल है उसका, वो जो है वो कुछ प्रमाण में उसका अग्नि दीपन का काम पिप्पल्यासव और तकरारिष्ट, ये दोनों चीज में दिखाई देता है। फिर हो जाता है उसके वैरायटी जो है, रसायन और वाजीकरण, ये दोनों एक्शन जो है ये हमें दिखाई पड़ती है। ये कुछ स्पेसिफिक डोसेज फॉर्म में है। जैसे मैंने बोला कि मृत संजीवनी चूल्हा का जो रेफरेंस है, वहां पे हमें रसायन और वाजीकरण, ये दोनों जो चीजें हैं ये एक साथ एक ही कल्प में अवेलेबल हो जाती है। तो ये जो है ये हो गया इसका एडवांटेजेस जो है बताए हुए। इसमें 3 चीजें बताई मैंने कि लॉन्गर शेल्फ लाइफ, रिडक्शन इन द डोसेज, टारगेट स्पेसिफिक एक्शन और रसायन वाजीकरण, ये सारी चीजें एक साथ। और जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था कि सूक्ष्म और तीक्ष्ण होने की वजह से ये जो है ये डाइजेशन अपेक्षित जो है, हमारे हमको जो पाचन अपेक्षित है, जो पिछली बार नाड़ी परीक्षा के लेक्चर के टाइम मैंने बताया था कि सूक्ष्म पचन और स्थूल पचन, ये दोनों जो है मतलब मैक्रो और माइक्रो, ये दोनों लेवल पे करने के काम जो है वो आसावरिष्ट में दिखाई पड़ते हैं। तो ये हो गए हमें डोसेज फॉर्म। अभी हम जाएंगे इसका जो डिफरेंशिएशन है, टाइप जो है संधान के, ये क्या है और कैसे किस प्रकार हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अभी स्लाइड में देख सकते हैं, संधान कल्पना जो है वो 2 जगह से बेसिक डिवीजन उसका होता है। एक होता है मद्यजनक मतलब अल्कोहलिक, और दूसरा जो होता है वो अम्लजनक
मतलब एसिडिक। वो दो डिवीजन ऐसे होते हैं कि मध्य वर्ग और शुक्त वर्ग। फिर मध्यजनक जो संधान है उसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं। जैसे अभी सिंप्लिसिटी के लिए 4 डिवीजन आपको बताए गए हैं सामने। एक है सुरा, दूसरा है सुरासव, आसव और अरिष्ट। इसी प्रकार इसके और 2 डिफरेंशिएशन होते हैं, एक है वारुणी और सिधु। ये 2 जो है ये अभी आपको स्लाइड में दिखाई नहीं दे रहे, वो कुछ काम आगे करना रह गया था, उसकी वजह से वो ये जो डिफरेंशिएशन है वो आपको वहां पे दिखाई नहीं देंगे। तो सुरा जो है ये पुनः आगे जाके 5 चीजों में डिवाइड होती है। उसे जो है प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक और सुरा बीज, ये 5 है। मैं रिपीट करता हूँ, प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक और सुरा बीज, ये 5 चीजों में। तो ये जो 5 है ये 5 कैसे डिवाइड होते हैं, कौन सा पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सुरा बीज जो है, सुरा बीज जो है वो होता है किण्व। मतलब सुरा बीज ये हमें अगले, एक बार आपने कोई प्रिपरेशन बनाया तो वो प्रिपरेशन जो है वो आगे जाके बनने के लिए हमें उसको जो दूसरी चीज जो फर्मेंटर करके एज अ कैटलिस्ट बोल सकते हो, या और फर्मेंटेशन प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए जो इस्तेमाल में आती है वो जो होती है वो सुरा बीज होती है। सबसे ऊपर का कोई भी सुरा जो है वो सुरा के सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसे प्रसन्ना कहते हैं। फिर उसके नीचे जो थोड़ा सा पार्टिकल सस्पेंडेड रहने वाला जो चीज है उसको कादम्बरी कहते हैं। उसके नीचे का जो लेयर है उसको जगल कहते हैं। और उसके नीचे जो थिक है, जो सुरा बीज से थोड़ा सा कम थिक, लेकिन ओवरऑल फॉर्मुलेशन के हिसाब से मानोगे तो सेकंड नंबर का थिकेस्ट जो पार्ट है उसको मेदक बोलते हैं। उसे ही अम्लजनक संधान जो है, वो अम्लजनक संधान जो है वहां पे शुक्त वर्ग बोलते हैं उसको। तो इसमें मधुर शुक्त और अम्ल शुक्त, ये 2 जगह पे इसका डिवीजन जो है ये संधान के टाइप्स में आता है। फिर जो गाइडलाइंस बताई गई है इसके आगे हम जाएंगे कि ये जो द्रव्य है जिसे हमें तैयार करना है, संधान जो है वो कोई भी करना है, तो इसमें क्या क्या चीजें आती है। तो ये जो है ये 3 चीजों में डिवाइड किया जाता है। जो है प्री प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं, मतलब कोई भी संधान कल्पना करने से पहले क्या चीजें करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है कलेक्शन ऑफ द रॉ ड्रग्स। तो कलेक्शन ऑफ द रॉ ड्रग्स हमें है जो है वो करने के लिए क्या करना होता है, तो कोई भी ड्रग जो है वो सिलेक्ट कैसे करें। तो अभी तक जितना भी चीजों में मैंने संधान किया है तो वहां पे कहीं भी पूरा पाउडर ऑफ बहुत सारे ड्रग्स का पाउडर जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम। तो वहां पे हमें क्या देखना होता है, तो ये पाउडर जो हम सिलेक्ट करते हैं वो पाउडर की प्रॉपर्टीज, मान लो कई चीजें ऐसे जैसे बबुल जो है या फिर यष्टि मधु जो है, ये दोनों जो है ये अपने साथ में कुछ ऐसे किण्व कैरी करते हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। तो आप जब कोई भी संधान के लिए द्रव्य देखोगे, कोई भी चीजों का आपको अस्वादिष्ट बनाना है, तो उसमें वो जो ड्रग है उसकी प्रॉपर्टीज में कहीं उसका कोई कंटेंट ऐसे नहीं है ना कि जो संधान के लिए ट्रिगर करने वाले हैं या संधान के लिए इनहिबिट करने वाले हैं। तो ये जो है ये कलेक्शन ऑफ द रॉ ड्रग्स में आता है। फिर संधान के लिए जो पात्र बताए गए हैं, वो संधान के जो पात्र है वो क्या है, कौन से पात्रों का उल्लेख आया है, ये हम अगर देखेंगे तो वहां पे काफी सारे टाइप जो है वेसल्स के वो बताए गए हैं कि जैसे मृत पात्र हो गया, या फिर कांच का पात्र हो गया, या फिर लकड़ी का पात्र हो गया। तो ये जो है ये प्री प्रिपरेशन में आता है। प्री प्रिपरेशन में आने वाली दूसरी जो चीज है वो लेपन है। संधान पात्र जो है उसको अंदर से कोई चीजों का लेपन करने के लिए कहा गया है, जिस वजह से ये सब है। ये क्यों करना है ये आपको आगे जाके जब मैं एक्चुअल संधान के कुछ फोटोज आपको दिखाऊंगा तब वो हमें मालूम पड़ेगा कि ये क्यों करने चाहिए। तो लेपन जो है वो वन ऑफ द प्री प्रोसेस है। सेकंड जो प्री प्रोसेस आता है वो आता है धूपन का। मतलब सबसे पहले रॉ ड्रग्स हो गए, कलेक्ट किए, फिर वेसल का निर्धारण कर लिया, फिर लेपन जो है वो जो लेपन किस चीज से करना है, कैसे करना है, वो हो गया। फिर धूपन हो गया। ये सब होने के बाद आपका जो पॉट है जो जिसमें आप संधान करोगे उसका
जो फाइनलाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। फिर आता है मेन प्रोसेस। मेन प्रोसेस जो है संधान का, इसमें क्या होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ द बेस ड्रग। मान लो कोई भी चीज जो है उसको, सुरा जो है कोई भी, या कोई भी आशावारिष्ट है, उसको निर्माण करने के लिए बेस ड्रग आपको कौन सा चाहिए। मान लो सुरा बनाने के लिए सालिसिस्टिक बहुत सी जगहों पे आया है, वैसे ही आशावारिष्ट बनाने के लिए मान लो आपको मध्वासव बना है तो आपको मधु पुष्प चाहिए। आपको अगर अभयारिष्ट बनाना है तो आपको अभया चाहिए, वहां पे हरितकी चाहिए। ऐसा जो बेस ड्रग है उसका फॉर्मुलेशन। फिर यहाँ पे कुछ जगहों पे इसमें मतमतांतर है, ऐसे मतलब ये जो है यहाँ पे जनरली जो चीजों का आप काढ़ा नहीं बनाते, डायरेक्टली रॉ ड्रग लेते हैं, उसको पानी में मिला के उसका बेस तैयार कर लेते हैं और उसको फर्मेंटेशन करके जो आप बनाते हैं तो उसको आसव बोला जाता है। और जहाँ पे आप उसका काढ़ा बनाते हैं और वो काढ़ा जो है वो आप डिकॉक्शन बना के उसका जब उसको संधान के लिए बोलते हैं तो उसको बहुत बार अरिष्ट बोला जाता है। तो इसमें जो है ये एक जनरल उसका जो डिफरेंशिएशन है आसव और अरिष्ट का, वहां पे जहाँ पे बेस ड्रग ये जो डायरेक्ट जूस जहाँ पे इस्तेमाल किया है वहां पे वो हो जाता है आसव। और जब उसको कुक ग्रेन कोई भी पाचन संस्कार करके फिर उसका फर्मेंटेशन किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम अरिष्ट। ये हो गया बेस, आपका बेस जो है ये तैयार हो गया कोई भी आशावरिष्ट तैयार करने का। फिर जो आता है वो आता है लिक्विड ड्रग। ये सब एक साथ करके फिर उसको आपको मिक्सिंग जो है उसका, उसके साथ मधुर द्रव्य जो है उसका मिक्सिंग आपको करना है बेस लिक्विड में। फिर इसको स्थापन करना है कुछ टाइम फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन के लिए कितना दिन, क्या किस ग्रंथकार ने क्या बताया है, ये आगे जाके अगले एक स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है। इसमें बहुत बहुत बार ऐसा है कि रिष्ट आशावारिष्ट बनाते टाइम उस स्पेसिफिक आशावारिष्ट में कितने दिन रखना है इसका बताया है। जैसे मृत संजीवनी सुरा है तो वहां पे आया है कि स्थापयत दिन विंशति, मतलब 20 दिन के तक आपको उसको रखना है। ये हो गया मेन प्रोसेस, यहाँ पे फर्मेंटेशन होके आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। फिर ये फर्मेंटेशन होने के बाद क्या है, इसको एंड प्रोसेस जो है ये आती है। इसमें इसमें आता है फिल्ट्रेशन, मैच्योरेशन और स्टोरेज। तो ये फिल्ट्रेशन जो है ये बहुत आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे आपको सुरा बीज जो है जिसको हम अभी किण्व बोलते हैं उसको सेपरेट करके रखना होता है आगे के फॉर्मुलेशंस के लिए, और बाकी जो चीज है उसको फिल्टर करना होता है। तो आज तक मैंने किए हुए सारे लगभग बोल सकते हैं कि आशावरिष्ट कल्पना में फंगल कॉन्टामिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं मिनिमल क्वांटिटी में है सही, लेकिन आता ही है। तो अभी ये जो है इसको फंगल कॉन्टामिनेशन बोलना चाहिए या वो इसका पार्ट है, ये तो समझना काफी डिफिकल्ट हो गया है। इतना उसको मतलब कितना भी उसको आप ट्राई करो, ये जो लेपन बताया है, धूपन बताया है, इसका जो मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल, लैमिनार फ्लो जैसे कुछ चीजें इस्तेमाल करके मैंने देख ली, मिनिमम अमाउंट ऑफ फंगल कंटामिनेशन इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। और जैसे मैंने इसको ये ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ कि जब मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था तो मैंने काफी बड़े कंपनियों में भी जाके पूछा था कि ऐसा ऐसा है तो एक्चुअली फंगल कंटामिनेशन नहीं आना चाहिए। तो वहां पे जो सुनने को मिला वो एकदम धक्कादायक है। वहां पे क्लियरली ऐसा बताया गया है कि ये जो आता है ये आता ही है, हम इसको पूरा क्लियर आउट करके निकाल के फेंक देते हैं। तो ये फंगल कंटामिनेशन जो ये पूरा एक अलग स्टडी करने का या अलग पूरा देखने का ही पार्ट हो जाता है। तो हम उसमें बाद में जाएंगे, अभी हम फिलहाल फिल्ट्रेशन, मैच्योरेशन और स्टोरेज में जाके देखेंगे क्या क्या करना है हमें। तो क्या क्या करना है वो जो है वो फिल्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वो सब क्लियर आउट करना है, उसमें सूरा बीज जो है उसको अलग निकाल के रखना है। फिर आता है मैच्योरेशन। ये मैच्योरेशन और स्टोरेज ये दो चीज जो है ये एक साथ ही आती है। ये मैच्योरेशन जो है ये कितने टाइम तक आप उसको मैच्योर करते हो, ये जो है ये कहीं पे इसका संबंध जो है ये मेडिसिनल यूज से ज्यादा एज अ बेवरेज जब कोई भी चीज आती है तो हम ये जो मैच्योरेशन और स्टोरेज है, जैसे कुछ लोगों को ज्ञात होगा कि बहुत सारे जो ब्रांड्स मार्केट में मिलते हैं
एज अ बेवरेज, तो उसमें कोई भी चीज जो है वो जितना ओल्ड, जितना एजिंग है उसका, ये एजिंग जो है ये कहाँ पे होता है, इसके हिसाब से वो जो बेवरेज है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मान लो कोई अल्कोहल जो है वो 8 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, 12 ईयर्स है, 18 ईयर्स है, ये जैसे जैसे उसका एजिंग बढ़ता जाता है तो उसका मैच्योरेशन बढ़ता जाता है। और ये मैच्योरेशन जो है वो पुनः डिवाइड होता है कि वो कहाँ पे करे, वो स्टोरेज जो है आपका, उसमें कोई कई जगह पे कास्क आए हैं, अलग अलग जगह पे। जैसे हिस्ट्री ऑफ वाइन्स में हम देखेंगे थोड़ा पीछे जाके, तो इजिप्ट में, चाइना में, ग्रीस में, ये सारी जगह पे लगभग 460 बिफोर क्राइस्ट, यहाँ से लेके आज तक की डेट में काफी जगह पे अल्कोहलिज्म जो है दैट हैज बीन पार्ट ऑफ देयर कल्चर, दैट हैज बीन पार्ट ऑफ देयर फूड। तो ये जो है इसका कंजम्पशन जो है वो कैसे होना चाहिए, इसकी काफी सारी चीजें जो है वो वहां पे बताई गई है। और ये सब जो है ये मध्यजनक मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो यहाँ पे ये सब निकला कहाँ से, तो मैच्योरेशन की प्रोसेस है। तो मैच्योरेशन की प्रोसेस जो है ये कास्ट, किस चीज का कास्ट मतलब कौन सा जो, किस लकड़ी का, या किस, जैसे ऊपर संधान के लिए पात्र बताया गया है, वैसे ही मैच्योरेशन में भी आगे जाके जिस चीज में आप उसको मैच्योर करते हो उस हिसाब से वो जो ड्रग है उसको अपनी क्वालिटी जो है वो सुधरता जाता है। मेरे ख्याल से मैंने जितना इसके बारे में पढ़ाई किया है तो उसका उष्ण, तीक्ष्ण और सूक्ष्म, ये तीनों जो गुण हैं ये बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से, वो मैच्योरेशन के, ये जो है ये मैच्योरेशन में आता है। और जितना वो बढ़ता जाएगा उतना उस हिसाब से उसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ दैट अल्कोहल, ये जो है ये बढ़ता जाएगा। अभी ये जो है ये हमारे असवरिष्ठों में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये अभी अभ्यास का विषय है। ये मान लो और एक 5 साल, 8 साल, 10 साल जाने के बाद कंक्लूसिवली कुछ चीजें मैं बता पाऊंगा कि ये वासारिस्ट जो 2006 में बनाया हुआ है, ये 2010 में बनाया, ये 2020 में बनाया हुआ, और ये तीनों जो ये देने के बाद इस तरह से अलग अलग इफेक्ट दिखाई देते हैं या फिर नहीं देते, जो भी है। ये अभी तो इसके बारे में कोई कमेंट जो है वो कोई करना अभी पॉसिबल नहीं। फिर हम जो आगे जाएंगे, ट्रेडिशनल गाइडलाइंस जो है कि कैसे बनाया जाए इस चीज को। इसमें जैसे हमने बताया कि मेडिसिन, मेडिसिन मतलब पाउडर या फिर डायरेक्ट ड्रग है। मान लो अगर आपको द्राक्षारिष्ट बना है तो वहां पे आपको द्राक्षा डायरेक्टली इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, तो ये जो है ये मेडिसिन, सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन वहां पे आता है। फिर आता है लिक्विड मीडिया, फिर तीसरी चीज आती है शुगर्स, और फोर्थ जो आता है वो एडिटिव्स आता है। और ये जो है ये लिक्विड मीडिया जो है, यहाँ पे लिक्विड मीडिया क्यों बोला है, सिर्फ लिक्विड या सिर्फ वाटर क्यों नहीं बोला गया है, तो कई जगहों पे ऐसा आया है कि इक्षु रस जो है वो इस्तेमाल करने के लिए बोला है, या फिर नारिकेल आसव जैसे कोई आसव है वहां पे नारिकेल का रस एज अ मीडियम बोला है, वहां पे नारिकेल का रस जो है वही लिक्विड मीडियम है और कुछ एडिटिव मेडिसिन है। अभी ये शुगर्स बताने का जो रीजन है वो क्यों है, वाई शुगर्स, इट इज नॉट ओनली शुगर, शर्करा ये एक ही चीज नहीं है जो फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होती है। तो जैसे मैंने बोला कि इक्षुरस जो है वो भी शुगर में आता है, जैसे वो लिक्विड मीडियम में आता है वैसे वो शुगर्स में भी आता है। फिर गुड़ जो है वो शुगर्स में आता है, हनी जो है वो शुगर्स में आता है। और ये जो चीजें है इसका हर एक का एक दूसरे के साथ प्रपोर्शन है। अभी जैसे हम बोलेंगे एडिटिव्स जो है, ये एडिटिव्स पार्ट कहाँ से आया, तो एडिटिव्स जो है ये मैचुरेशन या फ्लेवरिंग एजेंट करके बहुत बार इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोई चीज जो है मान लो कि मृत संजीवनी सूरा जो है उसको कुछ द्रव्य ऐसे बताया गया है जो एट द टाइम ऑफ डिस्टिलेशन ऐड करने के लिए बोले, वो पहले कुछ है जिसका बेसिक आपने संधान बनाया है, और संधान बनने के बाद मैच्योर होने के बाद जब उसका डिस्टिलेशन आपको करना है, तो ये डिस्टिलेशन जो है, ये डिस्टिलेशन जो है ये डिस्टिलेशन करते टाइम आपको समझता है कि वो एडिटिव्स जो है वो कहाँ से आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ये जो एडिटिव्स है ये सुगंधी द्रव्य होते हैं, ये इसका दोनों प्रकार से काम अपेक्षित है। ये जो है इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है और उसका सुगंध जो है वो बचना चाहिए उसमें। अगर हम उसको पूरा अल्कोहल प्रिपरेशन में डाल दे तो अल्कोहल की स्मेल की वजह से ये पूरा निकल जाता है, इसलिए वो एडिटिव जो है वो बहुत बार डिस्टिलेशन के टाइम पे इस्तेमाल करने के लिए बोले जाते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग जैसे बताया, और सीजन टू फॉर्मुलेट, ये सीजन जो है ये बहुत बार ऐसा है कि कौन सा जल, कौन सी चीज, वर्षा ऋतु जो है ये यूजुअली जो है
बताई गई है कि इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, वर्षा ऋतु में आपको कोई भी संधान नहीं करना है। तो इसका मेरे ख्याल से निकला हुआ जो उसका अर्थ है वो ऐसा है कि इसमें कंटामिनेशन जो है, नॉट ओनली फंगल कंटामिनेशन, बैक्टीरियल कंटामिनेशन या और भी कोई चीजें जो है वो होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। इसके लिए सीजन 2 फॉर्मुलेट में आता है कि वर्षा ऋतु जो है जिसको अवॉइड करने के लिए बोल रहा है। फिर जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो प्रपोर्शन जो है मधुर द्रव्य और वाटर, मतलब पानी और जो स्वीटनर है, ये दोनों चीज जो है ये किस अमाउंट में इस्तेमाल करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, इसके जो रेफरेंस है ये चरक संहिता के हिसाब से ऐसे है। पानी और गुड़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये मैं पानी और गुड़ अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो 3 टाइम्स वाटर 1 टाइम्स गुड़। फिर पानी और शुगर इस्तेमाल कर रहे हो तो 2 पार्ट जो है वो पानी है और 1 पार्ट जो है वो शुगर है। फिर हनी जो है वहां पे 3 पार्ट पानी आता है और 1 पार्ट जो है वो हनी आता है। इस प्रकार ये जो है ये जनरल गाइडलाइंस है कोई भी आशावरिष्ठ बनाने के लिए, लेकिन जहां कहीं स्पेसिफिसिटी दिया गया है कि जैसे मृत संजीवनी में बोला गया है कि शतम एकम पलम, तो 100 पल जो है वो आपको गुड़ लेना है। फिर उसके हिसाब से उन्होंने द्रव्यों के प्रमाण बताए, कोई द्रव्य जो है ये 4 गुंजा बोले गए हैं, तो उस हिसाब से जो है ये प्रपोर्शन जो है ये अलग अलग चेंज हो जाता है हर एक आशावारिष्ठ के। लेकिन जनरल गाइडलाइन जिसे बोलते हैं वो जो है वो वाटर गुड, वाटर शुगर, वाटर हनी, ये तीनों जो है वो 3 से 1, 2 से 1 और 3 से 1 इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। वही आचार्य सुश्रुत जो है वहां पे मधुर द्रव्य जो है वो बताते टाइम ऐसे बोलते हैं कि पलासव जो है उसमें 3:2 प्रमाण में आपको पानी और मधुर द्रव्य इस्तेमाल करना है। 2:1 और 1:2। ये जो है अभयारिष्ट, पूतिकाद्यारिष्ट और पलासव, ये तीनों जो है ये सुश्रुत में बताए हुए जो आशावरिष्ट है, यहाँ पे 3:2, 2:1 और 1:2 इस प्रकार जो है ये प्रिपरेशन चेंज होता है। अभी इसके ऊपर काफी सारे डिबेट है कि जब आप उसका जो प्रमाण है वो 50% के आसपास लेके जाते हो या 50% से आगे चला जाता है वो, तो इट डजंट रिमेन्स एन अल्कोहलिक फॉर्मुलेशन एनीमोर, इट बिकम्स अ सिरप, that is a new derived dosage form, I can say. That is not the original which has been mentioned in text, but that is derived dosage form. When you take the amount of sugar is to water above 50, 25% of sugars, any kind of madhur dravya, 25% is minimum requirement to start ahead, to go ahead with the fermentation process. If you are not using any, if you are not using any other fermentation trigger like quinoa, कोई भी संधान द्रव्य अगर अलग से इस्तेमाल नहीं किया है तो 25% शुगर जो है वो आपको मिनिमम ऐड करनी पड़ती है टू स्टार्ट अहेड विद द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये हो गया ट्रेडिशनल गाइडलाइन फॉर द प्रमाण। अभी हम एक एक देखेंगे कि संधान पात्र जो है वो कौन से बताए गए हैं और कहाँ कहाँ बताए, कितने टाइप्स है उसके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो मृत भांडे सन्निधापयेत, ये जो रेफरेंस है ये दशमूलारिष्ट में आया हुआ है, शारंगधर संहिता मध्यम खंड में। फिर ये जो मृत भांडे, मिट्टी का बर्तन जो है वो आपको इस्तेमाल करना है, ये हो गया दशमूलारिष्ट का, ये शारंगधर संहिता मध्यम खंड का रेफरेंस है। फिर दूसरा जो है वो कुमारी असव का है, पाषाण मृण्मय, पात्रे पाषाण मृण्मय, मतलब मिट्टी और पत्थर ये दोनों से बनाया हुआ जो है वो कोई भी पात्र चाहिए जिसमें आपको कुमारी असव सिद्ध करना है। ये कुमारी असव से अभी काफी रेफरेंसेस है कुमारी असव, ये जो एक रेफरेंस जो है इसमें कई रेफरेंसेस है कि अलॉन्ग विद द ताम्र भस्म कुछ इस्तेमाल करने के लिए बोले गए हैं। तो ये कुमारी असव का एक रेफरेंस जो उसमें से है वो उसको पात्रे पाषाण मृण्मय है। फिर सारस्वतारिष्ट जो है उसका रेफरेंस जो वैशद्य रत्नावली में आया हुआ है वो इस प्रकार है, स्वर्ण कुंभे या निदध्वाजने मृण्मये अपिवा। स्वर्ण कुंभ मतलब या तो पात्र स्वर्ण का होना चाहिए या मृण्मय, मृण्मय में क्या है, भाजने मतलब भर्जित जो मिट्टी का पात्र है उसको गर्म करके
फिर वो प्रोसेस के लिए सब्जेक्ट किया जाए। अभी ये जो है, ये सारे रेफरेंस जो ये क्लासिकल जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, बस कैसे कैसे इस्तेमाल करने के लिए बोले गए हैं। ट्रेडिशनली चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें बहुत से ज़्यादा बार जो प्रिपरेशन आजकल असवरिष्ट का जो होता है, तो उसमें बहुत बार मैंने जो देखा या मैंने जो बनाया है तो वो चीनी मिट्टी का ही बर्तन होता है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सबसे अच्छा, मतलब वो उसका पोरोसिटी जो है वो बहुत सिलेक्टिव रहने के कारण हम उसको जो एक्सटर्नल कंटामिनेशन बोलते हैं वो बहुत बार हमको नहीं मिलता देखने को। इसलिए चीनी मर्दन का जो, फिर चरक का जो एक रेफरेंस है मध्वासव का, तो उसमें मांस का बर्तन इस्तेमाल करने के लिए बोला है। तो ये जस्ट क्लासिकल रेफरेंसेस आपके ज्ञान के लिए कि मालूम हो कि क्या बताया गया है। फिर जो दूसरा, जैसे मैंने बोला कि कंटेनर का जो है वो पार्ट हमने देख लिया कि कौन से वेरिड कंटेनर्स बताए गए हैं। तो कंटेनर्स कौन से इस्तेमाल करने इसके हो गए। अभी इसके आगे का जो है ना, लेपन और धूपन जो है, तो लेपन जो है वो कौन सी चीज से करना रहता है। तो पहला जो है वो रेफरेंस आता है चरक चिकित्सा स्थान 15 का, वो मधुकारिष्ट का रेफरेंस है। एला मृणाल अगरु अभिश्चंदन रूषित, मतलब इसमें एला अगरु चंदन और मृणाल, ये जो चीजें हैं इसका लेपन करने के लिए बोला है। फिर नीचे जो है वो लोहारिष्ट का रेफरेंस है सुश्रुत चिकित्सा स्थान का, वो जो है पिप्पली चूर्ण मधु भी प्रलिप्ते अंत शुचौ दृढ़े। तो ये जो है इसको पिप्पली चूर्ण जो है उसको मधु के साथ प्रलिप्त मतलब लेपन करना चाहिए। लिपेट कुंभी फल माक्षी के, ये दुरालभासव का जो अष्टांग हृदय का रेफरेंस है, वैसे ही गंडीरासव का रेफरेंस है चूर्णे मरीचान मधुना सह योजवे कर्तव्य भांडले पुष्टि। इसमें क्या होता है कि मरीच का चूर्ण जो है उसको मधु के साथ लेपन करना चाहिए। अभी ये क्लासिकल रेफरेंसेस बताए जो ट्रेडिशनली यूज किए जाते हैं या जो मैंने यूज करके देखे हैं, तो वहां पे ऐसा देखा है कि घृत जो है उसको जो गण है अगध जो जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एला है उसमें, फिर अगरू है, चंदन है, तो ये जो चीजें हैं ये घृत के साथ में लेपन करने के बाद या फिर एक या दो एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा था मैंने कि घृत और मधु और ये तीनों चीजें जो है ये एक साथ इस्तेमाल करने के बाद जो कंटामिनेशन का जो परसेंटेज है वो काफी कम हो गया। वहां पे था, जैसे मैंने बोला कि देयर इज कंटामिनेशन, लेकिन वो जो था वो काफी कम क्वांटिटी में। तो ये हो गया, हमने देख लिया कि लेपन जो है वो कैसे कर सकते हैं या किस चीज का करना चाहिए। वैसे ही धूपन जो संस्कार आया है यहाँ पे, वैसे मैंने बोला कि जो चीज हम वहां पे लेपन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये रक्षोघ्न नाम का जो गण है, जहाँ पे ये रक्षोघ्न गण में आई हुई सारी वनस्पतियां हैं, जैसे जटामांसी है, मरीच है, अगरू है, चंदन है, तो ये सारी चीजें है जो है इन्हीं का धूपन करने का भी रेफरेंस आया है। अभी ये धूपन जो है और लेपन, कंटेनर का सिलेक्शन हो गया, कंटेनर के सिलेक्शन के बाद हो गया लेपन, उसके बाद हो गया धूपन, और फिर ये करने के बाद हम उसको फर्मेंट करना है। तो ये फर्मेंटेशन के लिए आगे जाने के पहले हम एक बार एक ओवरलुक करेंगे इस चीज को कि द्राक्षासल जो है गगनग्रह में आया हुआ, वहां पे चंदन अगर धूपी पे आया है। वही द्राक्षासल जो है चरक चिकित्सा स्थान में आया हुआ, ये शर्करा अगर धूपी पे आया हुआ। और उशिरासल जो है अगेन गगनग्रह रेफरेंस जो है वो मानसी मरीच धूपित है, मतलब जटामांसी जो है और मरीच जो है इसका धूपन करने के लिए बोला गया है। तो ये सारी चीजें एक साथ इन क्यूमुलेटिव वे है। क्यों? तो ये इसलिए बताई गई कि हम कंटामिनेशन उसका रोक पाए और जो हमें डिजायर्ड इफेक्ट बेसिक फर्मेंटेशन का है वो हमें मिल पाए, इसलिए ये धूपन का संस्कार बताया गया। तो सबसे पहले हो गया कि कंटेनर सिलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद लेपन कर दिया, फिर धूपन कर दिया, फिर इसको हम जो है सब्जेक्ट टू फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन के लिए जाएगा आगे। और फर्मेंटेशन के लिए जाने के बाद हमें कहाँ रखना है वो संधान पात्र, ये जैसे मैंने बोला कि स्टोर कहाँ करना है, ये स्टोर जो है फर्मेंटेशन कहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बार हमें ऐसा दिखाई पड़ता है, टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड एनवायरनमेंट,
मान लो कोई भी चीज, अभी ये जो है ये हम आज के ज़माने में कैसे कर सकते हैं या देख सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट का जो अल्कोहल टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो यहाँ पे लैमिनार फ्लो है उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में। वो लैमिनार फ्लो में उनका जो लैमिनार फ्लो का रूम है, वो पूरे रूम में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो सारी चीज़ें रखी हुई रहती है। और वो जैसे हम यहाँ पे धूपन का बोलते हैं, तो धूपन का मॉडिफाइड जो पार्ट है वो लैमिनार फ्लो में स्टराइल एनवायरनमेंट जो है वो कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। वहाँ पे एक्सटर्नल एयर जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक की रहती है। और इसीलिए जैसे अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये पिंडासव जो है चरक चिकित्सा स्थान में आया हुआ, पल्ले यवा नाम, फिर नीचे कुमारी आसवना, कोष्ठ सारे, तप्त भूमो। अभी ये तप्त भूमो जो है ये क्यों आया होगा, तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है उसके हिसाब से फर्मेंटेशन, रेट ऑफ द फर्मेंटेशन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा है, आप कोई एक असवरिष्ट बना रहे हैं, तो वो असवरिष्ट आप अगर ठंडी के मौसम में बनाएंगे और वही असवरिष्ट अगर आप गर्मी के मौसम में बनाएंगे, तो आपको ऐसे ध्यान में आएगा कि गर्मी के मौसम में उसका मैचुरेशन जो बहुत जल्दी हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा है, मुक्त संजीवनी सूरा बनाते टाइम मैंने अलग अलग सीजन पे फॉर्मुलेशन किए है। तो जहाँ पे स्थापय दिन विंशतिम बोला है, तो 20 दिन बाद अगर ठंड है काफी बाहर, तो 20 दिन बाद जब हम उसको निकालते हैं तो उसका अल्कोहल परसेंटेज जो है इट वाज लेस देन 10। और वहीं पे जब हम समर में फर्मेंटेशन कैरी आउट करते हैं, तो वो जो फर्मेंटेशन है वो 20 दिन बाद इट हैज गॉन डाउन टू 12.5। और सेम टाइम उसको देखा गया कि 13वें 15वें दिन तब भी जो है उसका फर्मेंटेशन जो है, उसका अल्कोहल परसेंटेज जो है टोटल वो आता है 12.5। तो इसका मतलब ऐसा है कि दोनों जगह पे, एक जगह पे 20 दिन रख के भी उसका मैचुरेशन जो उसका जो अल्कोहल तैयार होने की सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल की जो प्रोसेस है वो कैसे देखते हैं, वो आगे एक स्लाइड में आएगा कि कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कितना टाइम मैच्योर करना है, तो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, वो कैसे देखना है, वो मैं आपको अगले स्लाइड में एक बताऊंगा। तब तक के लिए ये जो चीजें है, ये लोहासव, जम्बीरासव, कुमारियासव और पिंडासव हर जगह पे रखने के लिए बोला है, अलग अलग जगह पे। तो उसका बहुत सारा संबंध जो है वो कांस्टेंट एनवायरनमेंट जो है ये मेंटेन करने के लिए बताया गया है। तो पल्ले यवानाम निदध्या ये जो है आया हुआ, मैंने जितनी बार अल्कोहल का अभी मृत संजीवनी निर्माण करते टाइम जो देखा, तो हस्क जो है, राइस का जो हस्क होता है उसको एक जगह पे करके वो पूरा उसको एक बक्से में चारों दिशाओं से उसको हस्क डाल के उसके अंदर जब वो बोतल रखा जाता है, तो उसका फर्मेंटेशन का जो रेट है वो स्टेबलाइज होता है और बताए हुए ड्यूरेशन में उसका फर्मेंटेशन कंप्लीट भी हो जाता है। तो मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ये स्टोरेज की गाइडलाइन जो है दी गई है। इसके बाद जो जैसे मैंने अभी बताया कि पात्र कौन सा लेना चाहिए, स्वीटनर कौन सा लेना चाहिए, वैसे द्रव्य जो है किस चीज से वो आसव या अरिष्ट बनता है उससे आसव योनि कहा गया है। और ये आसव योनि जो है ये 8 है एक्चुअल में, और 9वीं जो है वो शुगर है। तो शुगर जो है वो स्वीटनर भी है उसी का, और वहां पे आसव भी है। तो फलासव जो है जहाँ पे फ्रूट इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे 26 आसव आए हैं। ये जो है ये रेफरेंस चरक से लिया हुआ है। फिर इसका एक एग्जाम्पल जो है वो द्राक्षासव है। फिर सार जो है मतलब रेजिन जो है प्लांट का, उससे जो बनते हैं वो जो है वो 20 आए हुए हैं। मूल जो है जहाँ पे रूट इस्तेमाल किया जाता है वो 11 आए हुए हैं। फिर पुष्प जो है जहाँ पे फ्लावर्स इस्तेमाल करने के लिए बोला है वो आए हैं 10। फिर धान्य जो है ग्रेन्स उससे बनने वाले आए हैं 6। फिर बार्क त्वचा जो है इस्तेमाल वो बबूला रिस्ट में आती है, तो वो जो है वो 4 है। कंद जिसे बोलते हैं, स्टेम, अभी ये रेजिन और स्टेम में अलग अलग चीजें है। तो देवदार सब जो आया हुआ है वो कंद से बना हुआ आया है। फिर पत्र जो है लीफ, वो जो है वो वासारिष्ट करके है। और शर्करा से बनने वाला जो है वो एक शर्करा आसव करके। तो 8 आसव योनि और शर्करा जो है उसको 9वीं योनि बोला गया है।
तो सोर्स मटेरियल जो है उस हिसाब से जो डिवीजन है वो आता है आसव योनि में। तो जैसे मैंने बोला कि फल, सार, मूल, पुष्प, धान्य, त्वक, कंद और पत्र, ये सारी चीजों से बनने वाले जो, तो उसका एक एक एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल, फल से बनने वाला द्राक्षासव है, सार से बनने वाला अलतक्रा रिष्ट है, फिर मूल से बनने वाला दशमूला रिष्ट है, पुष्प से बनने वाला मोहासव है, धान्य से बनने वाला पथ्याद्यासव है, त्वक से बनने वाला बबूला रिष्ट है, कंद से बनने वाला देवदारव्यासव है, पत्र से बनने वाला वासारिष्ट है। तो ये जो है ये आसव योनि हो गए। फिर द्रव द्रव्य जो है मटेरियल्स में क्या क्या आता है, जैसे मैंने बोला कि बेसलाइन जो है मटेरियल कौन सा द्रव्य कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए ये 8 आसव योनि आई है उसके हिसाब से। फिर द्रव द्रव्य जैसे वाटर, जूस, डिकॉक्शन, तक्र, तो तक्रारिष्ट में जो आया हुआ है तक्र आया है। फिर स्वीटनर जो मधुर द्रव्य है, आसवरिष्टि का इनोवेटेबल पार्ट जो है मधुर द्रव्य, उसमें क्या क्या आता है, तो जैगरी, गुड़ जो है वो आता है। अभी इसमें भी ऐसे देखा गया है, ये जैगरी कई टाइप की इस्तेमाल करके मैंने देखी। तो जो ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं आप, गुड़ जो है 2 टाइप से आता है, एक सल्फर प्रोसेस से आया हुआ और बिना सल्फर प्रोसेस से आया हुआ। तो बिना सल्फर प्रोसेस से आया हुआ जो गुड़ है वो ज्यादा अच्छी तरह से संधान करता है। मान लो संधान अच्छी तरह से करता है क्या, तो कॉन्टामिनेशन जो है वो अदर कंटामिनेशन जो है वो कम आता है उसे, इस हिसाब से। तो ये जो जैगरी जो इस्तेमाल करते हैं वो हम ऑर्गेनिक जैगरी इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो इसका जो है वो काम अच्छी तरह से हुआ अपने हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद आते हैं यीस्ट। जैसे मैंने बोला कि यीस्ट ये जो है संधित संधान करने के लिए जो संधान द्रव्य जिसे बोलते हैं आप, वो हम एज पर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से यीस्ट बोला जाता है। तो जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे आया हुआ जो है वो धातुकी पुष्प है, मधुको पुष्प है, मोह पुष्प है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला है कि ड्रग सिलेक्शन करते टाइम हमें ऐसा देखना पड़ता है कि वो ड्रग में कई बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ अल्कोलॉइड्स ऐसे होते हैं विच आर यूजफुल फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। जैसे मृत संजीवनी सूरा में इसमें से कोई भी किण्व, यीस्ट जिसको बोलते हैं, किण्व जिसको बोलते हैं, या सूरा बीज जिसको बोलते हैं, तो इसमें से कोई भी यीस्ट जो है वो मृत संजीवनी सूरा में इस्तेमाल नहीं किया गया। तो गुड़ जो है जैगरी जिसे बोलते हैं, वो खुद अपने साथ कई तरह के यीस्ट के स्पीसीज कैरी करता है विच आर यूजफुल फॉर द फर्मेंटेशन। तो ये जो है ये सब गड़बड़ी हमारे ध्यान में, जब मेरा खुद का जो प्रोसेस था उसमें लगभग 3 बार मेरा पूरा फेल हुआ कि वहां पे अल्कोहल तैयार ही नहीं हुआ। तो तब जाके पूरा रिवर्स कैलकुलेशन करके वो जो मधुर द्रव्य है उसका परसेंटेज कितना होना, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास कोई भी मधुर द्रव्य नहीं है, कोई भी किण्व नहीं है, सॉरी, कोई भी किण्व अलग से इस्तेमाल, यीस्ट कोई भी एक्सटर्नल नहीं इस्तेमाल किया है, तो आपको मधुर द्रव्य जो है वो कम से कम 25% ऑफ टोटल फॉर्मुलेशन है, तो ही वहां पे अल्कोहल जो है वो शुरू हो जाता है, अल्कोहल बनने की जो प्रोसेस है। और ये सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल की ब्यूटी क्या है, तो ये कभी भी आपको 12.5 के आगे नहीं जाता। वहां उतना अल्कोहल फॉर्म होने के बाद अपने आप वो जो किण्व है, वो जो यीस्ट है, वो अपना काम बंद कर देते। ये कैसे होता है, ये ब्यूटी किस प्रकार होती है, तो ये जो है ये हमें देखने के लिए कुछ चीजें जो वो मॉडर्न से देखनी पड़ती है। एज पर मॉडर्न फर्मेंटेशन टेक्निक, द शुगर which we use for the fermentation, these are 2 types. There is a reducing sugar and there is a non-reducing sugar. That is what we identify while doing the analysis. The analysis part, when we go into the analysis part, I'll explain it in detail. What about reducing and non-reducing sugar? तो reducing sugar जो है वही fermentation के लिए इस्तेमाल होते हैं, और शुगर का कुछ टाइप ऐसा है नॉन reducing, मीन्स उसका परसेंटेज डे 1 में जितना रहता है उतना ही डे 10 में रहता है, डे 5 में रहता है, डे 20 में रहता है, डे 50 में रहता है। कितने भी देर तक आप उसको रखो तो भी वो शुगर परसेंटेज जो है वो उतना ही रहता है। तो दैट कम्स अंडर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और टोटल रिड्यूसिंग शुगर दैट इज कम्स इन अ परसेंटेज, TRS परसेंटेज बोलते हैं इसको, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्कोहल फॉर्मेशन। ये आपको आगे दिखाई देगा शायद, है 1-2 स्लाइड में आया हुआ है। और जैसे मैंने बोला कि मेडिसिनल एंड फ्लेवरिंग एजेंट जो है, इसका एडिटिव जो जिसको आप अंत में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या हो गई, यहाँ तक आने के बाद हमें प्रोसेस जो है द्रव द्रव्य लेना है, उसमें शुगर्स, मान लो कोई भी टाइप का जो आपका डिजायर्ड शुगर है, उसको कोई भी टाइप का शुगर जो है उसको आपको लेना है। फिर यीस्ट जो किण्व या सुरा बीज जो आप सिलेक्ट करोगे, या फिर आपके पाठ में आया हुआ जो भी है उसे लोगे, फिर उसको स्टैंड स्टिल फर्मेंटेशन के लिए रख दोगे। फिर एडिटिव्स जो है वो जाएंगे,
और एडिटिव्स के बाद आपको जो मिलेगा वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। अभी ये फाइनल प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत कम जगह पे हमें बताई गई है, लेकिन रावण संहिता नाम का जो ग्रंथ है उसमें बहुत सारी चीजों का एक्सट्रैक्ट्स निकालने का जो प्रोसेस आया हुआ है, वहां पे हमें डिस्टिलेशन के काफी रेफरेंसेस मिलते हैं। तो वहां पे कुछ उसमें से इस्तेमाल किए हुए जो जटामांसी है उसका जो अर्कपातन जो है, मतलब डिस्टिलेशन जो है उसको अर्कपातन बोलते हैं एक प्रकार से। तो अर्कपातन जो है वो जटामांसी का अर्क इस्तेमाल करने के लिए, फिर गुलाब जल जो है उसका अर्क इस्तेमाल करने के लिए, या फिर जस्ट अ सेकंड, थोड़ा पानी पी लेता हूं। रावण संहिता में कई सारे है इसके रेफरेंस, या अर्क प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, इसमें कई सारे अर्क आए हुए हैं। वहां पे हम डिस्टिलेशन जो है उसके बहुत सारे डिटेल्स हमें देखते हैं, उसमें से कुछ प्रकार मैं आपको अगले टाइम बताऊंगा। अभी इसमें दो टाइप का हमें देखना होता है, जो जैसे मैंने बोला कि एंशिएंट मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स में कौन सा पानी इस्तेमाल करना चाहिए कौन सा ऋतु में। तो जैसे मैंने बोला कि हंसोदक जिसे बोलते हैं, शरद हेमंत शिशिर, यहाँ पे आप बना सकते हैं, और वसंत ऋतु जो है वहां तक, और वर्षा ऋतु का जल जो है उसको अवॉइड करने के लिए बोला गया है। फिर जैसे बोला धूपन लेपन जो है ये स्टैंडर्डाइजेशन किस लिए है, तो ये स्टरलाइजेशन के लिए है। फिर जैसे मैंने बोला पात्र कौन से लेने हैं, तो माहेय पात्र, मृत पात्र, काष्ठ पात्र, जैसे कांच का कई जगह पे आया हुआ है। तो ये जो है ये हमारे यहाँ पे एंशिएंट जो टेक्स्ट है यहाँ पे क्या क्या आया है, जैसे मॉडर्न में क्या बताया, तो फर्मेंटेशन के लिए कोई भी चीज है तो यू हैव टू टेक डिस्टिल्ड वाटर। फिर उसको क्या करना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे धूपन करते हैं, लेपन करते हैं, तो उसी को मॉडिफाई करके जो आया है वो ऑटोक्लेव आया है। ऑटोक्लेव आया है स्टरलाइजेशन टेक्निक। तो स्टरलाइजेशन टेक्निक में उनका जो है वो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से वॉश करते हैं उसको, और फिर उसको ऑटोक्लेव करके वो सब्जेक्ट टू फर्मेंटेशन। अभी यहाँ पे ऐसे होता है कि ये जब हम देखने जाते हैं एक्चुअल करते टाइम, तो आपका अगर संधान द्रव्य जो है वो अगर आपने ऑटोक्लेव करने से पहले ही आपके प्रोडक्ट में डाल दिया, तो आपका प्रोडक्ट जब वो आगे फर्मेंट ही नहीं होता, क्योंकि ऑटोक्लेव करते टाइम उसका जो टेम्परेचर है इट गोज अराउंड 100 डिग्री, नॉट एग्जैक्टली 100 डिग्री, इट गोज समथिंग अराउंड 80-85 डिग्री। 80-85 डिग्रीज पे जाने के बाद 80-85 डिग्रीज पे जाने के बाद ऐसा हो जाता है कि वो जो है वहां पे किण्व जो है या सूरा बीज जो है या यीस्ट जो है उसका काम ही बंद हो जाता है, दे बिकम डेड। उसने अभी जैसे ये मैंने बोला कि हम जब तक ये करते नहीं तब तक हम कुछ सीखते नहीं। तो मैंने पहली बार जब बनाया था बनाने का ट्राई किया था मतलब, तो ये जो है ये गर्म पानी में ही डाला कि पहली बार किया तो उसमें कंटामिनेशन है, कंटामिनेशन नहीं इसलिए हम क्या करते हैं गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। तो गर्म मतलब ऑलमोस्ट बॉइलिंग वाटर यू कैन। तो उसके बाद उसको 80-85 डिग्री तक आने के बाद उसमें सब डाल दिया और रख दिया। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, उसमें कुछ बन ही रहे। आवाज मतलब कुछ जो आगे इन प्रोसेस ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग क्राइटेरिया बताए जाएंगे, वहां पे है कि एक टिपिकल साउंड रहता है अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस जब अंदर शुरू रहता है, तो आप कान लगा के देखते हो तो सू करके कांस्टेंट लो पिच का वॉइस जो है वो अंदर कंटिन्यू चलता रहता है। तो वो आ ही नहीं रहा है। फिर पूरा 10-12 दिन वेट करने के बाद देखा तो कुछ नहीं, वो पूरा खराब हो गया, फेंक देना पड़ा। यही हो गया जब मैंने ऑटोक्लेव करने के पहले उसमें गुड़ डाल दिया, पूरा सब फर्मेंटेशन के लिए बना के उसको रख दिया, बना ही नहीं। फिर ध्यान में आया क्या गलती होगी, तो ऐसे 2-3-4-5 बार जब तक गलती आप करते नहीं तब तक आप सीखते नहीं। तो ये होने के बाद हमें समझा कि ऑटोक्लेव करके आपको ड्रग जो है वो ऑटोक्लेव करके लो, लेकिन जिससे आपको यीस्ट जिससे मिलने की अपेक्षा है, फिर वो गुड़ है या अलग से आप कोई यीस्ट या सुरा बीज इस्तेमाल करें, तो वो जो है आपको ऑटोक्लेव करने के बाद डालना। और फिर उसको कॉर्किंग इज अ प्रोसेस, जिसमें आप मुख शराब का जैसे हम मुख बंधन कर देते हैं, शराब है कोई हम भस्म बनाने के लिए और किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते, तो उसको हम जैसे जो कपड़ा और मिट्टी ये दोनों चीज इस्तेमाल करके हम जैसे उसका मुख बंद कर देते जैसे शराब का, उसी प्रकार ये जो है कॉर्किंग का एक प्रोसेस है। वहां पे
एक पर्टिकुलर सॉफ्ट जेल के साथ में कॉटन जो है उससे हम पात्र का मुख जो है बंद कर दें और ऊपर से सिल्वर पेपर जिसको बोलते हैं या फिर सीलिंग पेपर जिसको बोलते हैं वो लगा के वो जो है वो बंद कर दे। तो ये जो बीच में जैसे आ गया है, मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट कितना है, कितने टाइम तक रखना चाहिए संधान के लिए। तो चरक संहिता के हिसाब से मिनिमम जो है वो 7 दिन का है, मैक्सिमम टाइम जो है वो 1.5 महीने का है। सुश्रुत संहिता के हिसाब से मिनिमम टाइम जो है 7 दिन का है और मैक्सिमम टाइम जो है 4 महीने का है। अष्टांग संग्रह के हिसाब से 7 दिन मिनिमम, 6 महीना मैक्सिमम, और अष्टांग हृदय के हिसाब से 15 दिन मिनिमम और 1 महीना मैक्सिमम। ये जस्ट एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ स्लाइड है। अभी जैसे मैंने बोला कि इन प्रोसेस और फाइनल प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें में हमको कुछ टेस्ट करनी होती है जिसके हिसाब से हमें पता चले कि ये जो अपना संधान है ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इनिशियल स्टेज ऑफ द फर्मेंटेशन में जहाँ पे एडिटिव्स जो है, मतलब जो भी द्रव्य हम संधान के लिए डालते हैं वो ऊपर फ्लोट होते रहते। फिर एडिटिव का जो कलर है वो जो है वो वहां पे आया हुआ नहीं रहता। दूसरी बात, जो स्मेल है वो अल्कोहलिक नहीं रहता, जैसे हमें प्लेन काढ़ा या ये चीज जैसे दिखाई देती है उस हिसाब से वहां पे दिखाई पड़ता है। फिर ऑनगोइंग, बीच में मान लो 15 दिन का 20 दिन का आपका टोटल ड्यूरेशन है, तो 10वें दिन अगर आपने देखा कि क्या है, तो भी एडिटिव्स मतलब जो द्रव्य आपने डाला हुआ है वो ऊपर कुछ हिसाब से फ्लोटिंग रहता है और कुछ हिसाब से मतलब उसका सिर्फ ऊपर का लेयर जो आपको विजिबल होता है, नीचे का जो लेयर है दैट इज सन्क डाउन। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। फिर उसका जो ओडर है वो एकदम हल्का सा अल्कोहल की तरह से स्मेल उसके आना शुरू होता है, लेकिन पूरा जो टिपिकल अल्कोहल का स्मेल है वो तभी तक आया नहीं रहता। फिर जैसे मैं बोला कि एक टिपिकल डल साउंड रहता है, कान आप जब वो पात्र को बाहर से लगाते हो तो वो सुनाई देता है। फिर ये जो है कैंडल जो है, ये एक टेस्ट है, लाइम वाटर टेस्ट और कैंडल टेस्ट बोलते हैं इसको। ये बर्निंग कैंडल अगर जब आप उसको अंदर लेके जाते हो तो वो बंद हो जाता है, बुझ जाता है। अभी ये क्यों बुझता है, तो अल्कोहल जो है OH ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये जब तैयार होता रहता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जलने के लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए वहां पे कैंडल जो है एक्सटिंग्विश हो जाता है। और वही जो कैंडल है वो अगले टाइम जहाँ पे आप देखते हैं कंप्लीशन ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो वो कंटिन्यू रहता है। सिमिलरली लाइम वाटर टेस्ट नाम का एक टेस्ट है जो आपको प्रोसेस बताता है। तो लाइम वाटर टेस्ट जो पॉजिटिव रहता है वाइल ऑनगोइंग फर्मेंटेशन, और जब प्रोसेस फर्मेंटेशन का कंप्लीट हो जाता है तो ये निगेटिव में चला जाता है। अल्कोहल ओडर और ये एडिटिव संक, ये जो है बहुत टिपिकल जो है, आप जब ऊपर से देखते हो तो आपको डायरेक्टली लिक्विड विजिबल होता है और उसका जो ओडर है वो टिपिकल अल्कोहल की तरह से हो गया रहता है। अभी ये जो है ये हम देख रहे ऑर्गेनोलेप्टिक, बिना कोई केमिकल के या बिना कोई चीजों को बाहर निकाले सैंपलिंग किए बिना कैसे हम देखें कि भाई फर्मेंटेशन चल रहा है या फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए ये चीज है। अभी इसको जैसे बताया कि मॉडर्न टेस्टिंग क्राइटेरियाज जो है वो क्या है, कौन से क्राइटेरियाज के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच वैल्यू, सॉलिड कंटेंट, अल्कोहल कंटेंट, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, विस्कोसिटी, ये जो है ये इन चीजों के ऊपर ये TLC जो है ये काफी हायर ये है उसका टेस्ट है। तो बाकी चीजें जो है जैसे मैंने बोला कि आपको रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो रिड्यूसिंग शुगर जो है वो और अल्कोहल कंटेंट जो है, अल्कोहल कंटेंट या अल्कोहल परसेंटेज, ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लो डे 1 पे अल्कोहल जो है वो 0 रहेगा और रिड्यूसिंग शुगर जो है वो फुल रहेंगे। जैसे जैसे रिड्यूसिंग शुगर का परसेंटेज जो है वो कम होता जाएगा वैसे वैसे अल्कोहल कंटेंट जो है वो बढ़ता जाएगा एंड इट गोज अराउंड 12 to 12.5%। जैसे मैंने ये बोला कि फिजिको केमिकल और फाइटोकेमिकल, फिजिको केमिकल में हम जो देख रहे हैं कि सामने जो चीजें है वो हमें दिखाई पड़ती है, और इसी प्रकार फाइटोकेमिकल जो है उसमें स्टीरॉइड्स, सर्पेंटॉइड्स, फ्लेवरॉइड्स, प्रोटीन्स, अल्कोहॉइड्स एंड टैनिन्स, दीज आर द केमिकल्स विच फाउंड इन एनी काइंड ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन। और इसका प्रमाण जो है ये इसके हर एक के सैंपल्स होते हैं और कौन से सैंपल जो है वो किस प्रकार रन कर हर एक चीज में इसमें 1 फुरफुराल है, आइसोब्यूटेनॉल है, इथम ब्यूटेनॉल है, बहुत सारे स्टीरॉइड्स और टर्पेंटॉइड्स जो है वो हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई होते हैं।
और फिर वो आइडेंटिफाई होने के बाद जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज में क्या क्या है। और कोई भी फॉर्मुलेशन में कंटेंट, मान लो यहाँ पे जैसे एक सर्वे जो है वो ऐसे कहता है कि टोटल जो एक्सपोर्ट है ड्रग्स का, इंडिया तकरीबन 40 से ज्यादा देशों में दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी ये तीनों मिलके दे दे कम अराउंड ओनली 15% टू 28% ऑफ द टोटल ड्रग एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे मैं बहुत इसको कीनली एम्फसाइज करना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है which comes under medicated wines or which comes under wines you can say। तो इसमें काफी कैपेसिटी है। अगर हम पोटेंट ड्रग्स उनके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के साथ में दे सके तो इसके लिए बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का, और इवन इन द डोमेस्टिक मार्केट इसको काफी बहुत मार्केट वैल्यू जो है जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये होता क्यों नहीं है, आशावारिष्ट जो है उनका एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पाता है, वो मैं आपको अगले कुछ स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि जहाँ पे हमें पता चलता है कि लिमिटेशंस क्या है, वो क्यों है। अभी जैसे मैंने बताया कि आशावारिष्ट जो है ये इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये सब इसकी रीजंस है। अभी हम जाएंगे आगे, इसको लेक्चर को आगे लेके जाएंगे। सुरा, सुरा क्या है या सुरा कैसे बनती है, सुरा किस चीज पे है। तो सुरा की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग टेक्स्ट में क्या क्या आई है। सुरा अनुधृत मंडा चक्रपाणी, फिर सुरा लोहित वर्णेन पिष्ट किण्व कल्केन किंचित कलुषा, ये जो है ये डल्हन जो सुश्रुत के टीकाकार है उन्होंने बताया हुआ। फिर सुरा शाली शिष्टकृतम मध्या, ये अरुण दत्त जो है अष्टांग हृदय के टीकाकार जो है उन्होंने बताया। फिर परिपक्व अन्नानाम संधानम समुत्पन्न सुरा जगु, फिर शालिषष्टिक पिष्टादि कृतम मध्यम सुराह स्मृतः, ये जो है भाव प्रकाश में आई हुई रेफरेंस है। तो ये सारे जो रेफरेंस है यहाँ पे बहुत क्या बोल सकते हैं, इम्फोसाइज ऐसा किया गया है या बताया ऐसा गया है कि शालिषष्टिक जो है मतलब तंडुल जो है वो जो उससे जो बनने वाला मध्यजनक संधान जो है उससे बनती है, वो होती है सुरा। अभी ये सुरा जो है जैसे मैंने बताया कि ये सुरा के भेद कौन से होते हैं, तो सुरा प्रसन्न आदि नाम मेद्य भेदानां लक्षणानि। तो इसके लिए हमें थोड़ा एक पीछे जाके देखना पड़ेगा कि मध्यजनक संधान में सूर्य के जो टाइप आते हैं, जैसे मैंने बोला कि सुरामंडा प्रसन्ना स्यात् कादम्बरी घना तथा दो जगलो ज्ञेय मेदको जगलात् घना। तो जैसे प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक और सुरा बीज, ये पांचों जो है ये सूरा के भेद है। ये सूरा के भेद है, ये किस प्रकार आते हैं, तो लिक्विडिटी के हिसाब से सुरा बीज जो है वो मोस्ट सॉलिड, उससे थोड़ा सा कम सॉलिड जो है वो मेदक है, उससे थोड़ा सा कम सॉलिड या सेमी सॉलिड जिसको बोलते हैं ये जगल है, और लिक्विड का जो सेकंड पार्ट है जिसको अपर जो पूरा सबसे ऊपर जो है उसका जो पार्ट है जो एकदम थिन है, जिसमें कोई भी लिक्विड पूरा जो है वो लिक्विड है, उसमें कोई भी सस्पेंडेड पार्ट्स या पार्टिकल सस्पेंडेड कोई नहीं, वो प्रसन्न है। और जिसमें कुछ अमाउंट में लिक्विड है लेकिन ज्यादातर अमाउंट में लिक्विड है लेकिन कुछ अमाउंट में सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, तो उसको जो है वो कादम्बरी बोलते हैं। तो ये हो गए सुरा के भेद। फिर सुरा के जो यूजेस है, ये कहाँ कहाँ सुरा इस्तेमाल करनी चाहिए, ये हम देखेंगे। कृशानाम सक्तमूत्राणाम ग्रहण्य अर्श विकाराणाम सुरा प्रशस्ता वातग्नि धन्य रक्त क्षयशित हिक्का श्वास प्रतिश्याय कासवर्चो ग्रह अरुचो वाम्यादि विबंधेषु वातग्नि मदिराहिता सुरा कृशानां पुष्ट्यर्थम अनुपानम विधीये। ये जो है ये सारे रेफरेंस है चरक पुष्पान के मध्य के गुण जहाँ पे बताए गए हैं, द्रव द्रव्य के गुण जहाँ के बताए गए, तो वहां पे कृशल व्यक्तियों के लिए ग्रहणी, अर्श, फिर तन्य, रक्त, ये दोनों का क्षय जहाँ पे दिखाई देता है वहां पे इस्तेमाल करनी चाहिए। हिक्का, श्वास प्रतिशय, कास, ये सब व्याधि है जहाँ पे हम सुरा जो है उसको इस्तेमाल करते हैं।
या इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी नीचे आते हैं हम, उसके जो गुण जो है क्या है, कषाय, मधुरम, हृद्यम, सुगंधि, इंद्रिय बोधन। अभी यहाँ पे मैं ये जो इंद्रिय बोधनम जो है इसको ये मृत संजीवनी सुरा से बहुत मेल खाता हुआ ये है। इंद्रिय बोधन जहाँ पे बहुत बार ऐसे हमें दिखाई पड़ता है कि इंसोम्निया के केसेस में काफी बार कोई भी आशावारिष्ट जो है वो जो अगर योग्य मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, मान लो उसके कुछ रीजन से द्राक्षारिष्ट में है, मृत संजीवनी सुरा के है, सारस्वतारिष्ट के है, तो इंद्रिय बोधनम जो है वहां पे निद्रा अच्छी आने के लिए बहुत बार इसका जो हृदय कार्य है ये और इंद्रिय बोधन ये दोनों एक साथ करके फिर उसका जो है हमें इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे ग्रहणी में बहुत बार ऐसे देता है कि ग्रहणी जो है वहां पे ग्रहणी का पेशेंट जो है वो बहुत बार बताता है कि मुझे चित्र विचित्र सपने आते। मान लो मैं कहीं ऊपर पर्वत से गिर रहा हूँ, पानी में ऐसे ड्राउनिंग हो रहा है, पानी में डूब रहा हूँ, तो ऐसे जो पेशेंट है जो ग्रहणी से उनके बाकी लक्षण मैच खाते हैं और वहीं पे वो इस प्रकार के स्वप्न भी बता रहा है कि ऐसे ऐसे स्वप्न मेरे को आते, तो ऐसी जगह पे सुरा का बहुत अच्छा इस्तेमाल होते हुए मैंने काफी सारे मतलब द काउंट कैन गो टू अराउंड 1000 पेशेंट यू कैन, इतनी जगह पे वो जो है ये इस्तेमाल हो सकता है। फिर नीचे वापस अष्टांग हृदय में उसमें गुण दिए, सुरा अनिल अग्नि, मेदो, अस्त्र, तन्य, मूत्र, कफ, वाता, मतलब अनिल मतलब वातग्न करके इस्तेमाल होती है। मेद धातु जो है उसको हनन करने के लिए, मतलब ओवरवेट या ऐसे जो कोई है जहाँ पे मेदो रोगी जी हैं, थूल रोगी जहाँ पे बोला जाए, तो वहाँ पे हम सूरा जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरलाइज यूजेस जो है वो कंपाइल करके आपको बताए गए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कहाँ पे होता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक के कुछ डिजीजेस में उशिरासव जैसे कुछ मेडिसिन है जो हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो है संधान कल्पना का, वो वहाँ पे स्टैंडर्ड संधान जैसे मैंने बताया, मैचुरेशन, फिल्ट्रेशन, फ्लेवरिंग और डिस्टिलेशन, ये ऐसे प्रोसेसेस पे जाता है। तो डिस्टिलेशन यहाँ भी इसमें से स्टैंडर्ड संधान हमने देख लिया, मैचुरेशन हमने देख लिया, फिल्ट्रेशन हमने देख लिया, फ्लेवरिंग हमने देख लिया। डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट और अलग है। ये स्पेसिफिसिटी ये एक्चुअली आता है अर्क प्रकाश में, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। और वहाँ पे अर्क निकालने की कई पद्धतियाँ, अर्क के लिए यंत्र मतलब मोची का यंत्र है, मयूराख्य यंत्र है, फिर मृत यंत्र नाम से एक यंत्र आया है, कि ये सारे जो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। जहाँ पे बेस जो है नीचे, आपको एक अगले मृत संजीवनी की डिस्टिलेशन का एक फोटो है उसमें आएगा, वहां पे मैं दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे डिस्टिलेशन जो है, यहाँ पे दो बेसिक चीज हमें डिफरेंशिएट करनी है, देखनी है। वो ऐसी है कि डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और कंप्लीट डिस्टिलेशन, ये दो चीज जो है ये डिस्टिलेशन में दिखाई देती है। कंप्लीट डिस्टिलेशन में जो है आपका जो फर्मेंटेड ब्रॉथ बोलते हैं उसको, जो संधित किया हुआ जो द्रव्य है वो जिस कंटेनर में है वहां से डिस्टिल होके ठंडा होके वो जो उसका जो वाफ बनेगा, उसका जो ऊपर आया हुआ है वो वापस ठंडा होके दूसरे कंटेनर में निकलेगा। अगर आपने देखा है संधान का पात्र तो ही आपको इसका ये आ सकता है नॉलेज। अभी मैं आपको इसके एंड में एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे आपको डिस्टिलेशन जो है वो पूरा कैसे होता है वो प्रोसेस समझ में आ जाएगा। वो इस प्रेजेंटेशन में किस रीजन की वजह से आ नहीं पाया है, तो डिस्टिलेशन का जो पार्ट है वो हम पूरा जो लेक्चर है वो खत्म होने के बाद में देखेंगे। फिर मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो है मृत्यु संजीवनी सुरा का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें स्टैंडर्ड किस प्रकार से बनाया गया था, वो एक प्रोसेस जो है उसका एक आपको एक फ्लो चार्ट जैसे दिखना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी कि पाउडर जो है, इसमें जो पाउडर लिए फिर वो डिस्टिल वाटर में मिक्स किए गए और फिर उसका एक ब्रॉथ जो है वो बनाया गया, वो आपको इस कोनिकल फ्लास्क में दिखाई देगा।
और ऊपर जो उसके दिखाई दे रहा है सिल्वर पेपर जो है उससे किया हुआ, वो जो है उसको कॉर्किंग बोलते हैं। अंदर आपको जो व्हाइट दिखाई दे रहा है स्लाइड में, वो है कॉटन और जेल का एक मिक्सचर है, वो उसके मुख पे बताया है और उसको ऊपर सिल्वर से कॉर्किंग कर दिया है। और कॉर्किंग कंप्लीट करने के बाद जो है उसको यहाँ पे फिर कंटामिनेशन जो है वो रुक जाता है। हम उसको एक्सटर्नल एयर जो है उसका और अंदर वाले एयर का पूरा कनेक्शन जो वो रोक देते हैं, उससे अंदर बनने वाला जो अल्कोहल है वो अपनी एक प्राकृतिक गति से बनता जाता है। फिर हम जैसे बोला मैंने ऑटोक्लेव, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोक्लेव कर दिया है। ये ऑटोक्लेव जो मशीन है वहाँ पे ये कॉर्किंग कंप्लीट करके फिर उसको ऑटोक्लेव में डाला। फिर ये ऑटोक्लेव जो है लैमिनार फ्लो में रखा। लैमिनार फ्लो में रखने के बाद ऑर्गेनिक जैगरी जो है उसमें ऐड की गई। अभी जैसे मैंने बोला था कि मधुर द्रव्य या फिर जिसको आप बोलते हो किण्व जो है वो आपको ऑटोक्लेव के बाद ऐड करना है उसमें, और फिर फाइनल कॉर्किंग करना है। यहाँ पे किया, फिर लैमिनार फ्लो में रखा, फिर आगे जैगरी ऐड किया और जैगरी ऐड करने के बाद कॉर्किंग डन। ये कॉर्किंग जो है वो करने के बाद आप उसको लैमिनार फ्लो में वापस रख सकते हैं टू मेंटेन द प्रेशर एंड एनवायरमेंट, कांस्टेंट एनवायरमेंट, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रख सकते हैं वहाँ पे। फिर ये जैसे मैंने आपको बोला कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, मृत संजीवनी सूरा का एक एग्जांपल के लिए बताया, इसका वीडियो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। तो ये जो है बीच का जो कंटेनर है, दैट कंटेनर इज हैविंग ब्रॉथ, जिसको आप फर्मेंटेड ब्रॉथ, फर्मेंटेशन कंप्लीट हुआ जो ब्रॉथ है वो यहाँ पे है। फिर इससे ऊपर आती है ये जो है, ये दोनों जगह से ये जो तीसरे 1 2 3 ऐसे 3 इनलेट्स है, इसको 3 आउटलेट्स है, यहाँ से 1 2 और 3। ये तीसरा वाला जो है यहाँ से फ्लेवरॉइड जिसको बोलते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो यहाँ से ऐड हो जाते हैं। और फिर ये दोनों जगह से है, यहाँ से डिस्टिलेट यहाँ से ऊपर आएगी। और फिर यहाँ ये जो कंडेंसर है, ये दोनों कंडेंसर है, ये जो बीच में नली दिखाई दे रही है, दिस इज वाटर सप्लाई। ये वाटर सप्लाई होने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन नाम का प्रोसेस होगा। यहाँ से निकलने वाली भाप जो है वो यहाँ से इधर आएगी दोनों जगह पे, और फिर यहाँ ये कंडेंसर जो है वो आपको उसको ठंडा करेगा और फिर जो साइड वाले दोनों कंटेनर्स में जमा हो जाएगी। अभी हम आएंगे क्यों करना चाहिए, ये सब क्यों संधान कर्म कर संधान कल्पना जो है अपने खुद से क्यों करनी चाहिए। मार्केट में इतनी सारी कंपनियां बनाती है असवारिष्ट, वहां से ले लो, पेशेंट को दे दो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है जो अब अभी हम आपको आपकी स्क्रीन पे अभी जो दिखाई दे रहा है वो है प्रॉब्लम। यहाँ पे जैसे बहुत सारे अल्कलॉइड्स और एसिड जो है वो हमें दिखाई पड़ते, कोई भी अल्कोहल में, कोई भी जो अपना समाविष्ट है वो लेने के बाद। तो यहाँ पे ये आप एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइल एसीटेट, मिथानॉल, 2-ब्यूटानॉल, 1-प्रोपाइल, ये इट इज टाइम ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड्स, ईस्टर्स, अल्कोहल्स, वोलेटाइल एसिड। तो इसके रेफरेंस जो है ये रेंज बताई गई है हमें, जहाँ जो मैं बोलता हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन जो है और प्रोसेस तो हमने बताया कि ऐसे करो ऐसे, ये ग्रंथों में जो बताई गई है प्रोसेस, वो प्रोसेस जो है वो आप वैलिडेशन जो है वो 3 बैच के साथ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बैचेस बनाए थे सारी चीजों में, अमृत संजीवनी सूरा में भी और वासारिष्ट जो उससे बताए उसमें भी 3 बैचेस बनाए थे। तो ये जो आपको डार्क बोल्ड में दिखाई दे रहे हैं, ये डार्क बोल्ड में जो दिखाई दे रहे हैं इसमें आए 1-प्रोपेनॉल, 1-आइसोब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड, फुरफरॉल और एसिटाल्डिहाइड। तो ये जो मार्केट सैंपल अगर आप देखोगे तो इट इज मेनी टाइम्स, इट इज मेनी फोल्ड्स ज्यादा है वो। मान लो अगर आप देखोगे आइसोब्यूटेनॉल फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक, यहाँ पे लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है 15, और यहाँ पे मार्केट सैंपल में कितना है 32.55%। वैसे ही 1-प्रोपेनॉल जो है उसका परमिसिबल लिमिट है 15, वो कितने मात्रा में है 38.23। एसिटाल्डिहाइड जो है इसका परमिसिबल लिमिट है 5%, और यहाँ पे मार्केट सैंपल में है 13.84%। वैसे ही फुरफरॉल जो है उसका परमिसिबल लिमिट है 5,
और यहाँ पे आप देखोगे मार्केट सैंपल में है 29.58। तो परमिसिबल लिमिट से 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स कितने फोल्ड्स में वो ज्यादा है, इतने फोल्ड्स में ज्यादा रहने का रीजन क्या हो सकता है, ये फाइंड आउट करना चाहिए। और इसके आगे ये जैसे हमने अभी देखा मृत संजीवनी सुरा का फॉर्मुलेशन देखा, कि मृत संजीवनी की पूरा सुरा के फॉर्मुलेशन के आगे हम लोग देखेंगे वासारिष्ट कैसे बनता है। वासापत्र का स्वरस निकालना है, ये ऐसे, फिर मृत संजीवनी के साथ में उसको मिक्स करना है, फिर 7 दिन तक उसको कॉर्किंग करके वापस रख देना है, फिल्टर करना है, उसके बाद आपको मिलता है वासारिष्ट। अभी यहाँ पे टिपिकल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर वासा पत्र में जो कुछ है उसका अल्कोहल के द्वारा एक्सट्रैक्शन करना, इतना ही इसका ये है मृत संजीवनी सुरा। ये मृत संजीवनी सुरा मिक्स विथ अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ वासा पत्र, और इसीलिए इसका जो डोज है, जैसे मैंने पहले बताया था कि रिडक्शन ऑफ द ड्रग डोज, तो ये वासा जो 1 ml इतने क्वांटिटी में बताया गया है लेने के लिए। आप स्टैंडर्ड कोई भी आशावरिष्ठ का जो ड्रग डोसेज अगर देखोगे तो वो इट कम्स अराउंड 10 to 20 ml पर डे। वहां पे ये इसको जो है वो सारी सिर्फ 1 ml बताया गया है। अभी हम जाएंगे आगे, इसका अगला जो है क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस, जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इथाइल एसीटेट अगर हम देखेंगे, जिसका परमिसिबल लिमिट मैंने जैसे बोला था कि 5 है, तो इट कम्स अराउंड 134 इन द मार्केट वास्टरिस्ट। फिर एसिटिक एसिड जो है वो है डायरेक्टली 11.40, इसका परमिसिबल लिमिट है 5। फुरफराल जो है इसका परमिसिबल लिमिट है 5, और उसका तो अगर आप देखोगे तो कुछ अंदाजा ही नहीं है, इतना बढ़ गया है वो मार्केट सैंपल में। तो मेरा जो इसका आज का लेक्चर करने का प्रयोजन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंटली इतना है कि असवरिष्ठ कल्पना जो है वो खुद से बनाई हुई क्यों चाहिए। इसलिए खुद से बनी हुई चाहिए तो ही आपको समझेगा कि क्या बन रहा है। इसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल नहीं है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये जो आपने हमें आखिरी स्लाइड में देखे कि कितने हिसाब से उसमें जो फुरफराल और एसिटिक एसिड इथाइल एसीटेट, कहाँ पे हम देखा 1 प्रोपेनॉल आइसोब्यूटेनॉल में इतनी बड़ी मात्रा में टॉक्सिन्स अगर उसमें है, तो आप उसको कैसे उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसका जो है वर्ल्ड वाइड टर्नओवर जो है अल्कोहलिक चीजों का, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट का या मेडिसिन एज अ मेडिकेटेड वाइन्स इस सेक्टर का बोलोगे तो इट इज मोर देन $600 बिलियन पर ईयर। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स में फिट होने के लिए आपको खुद को बनाना पड़ेगा वो चीजों को। अभी हम एक लास्ट वीडियो देखेंगे और मैं अपना आज का जो है इसको कंक्लूड करूंगा। अभी ये जो वीडियो आपके सामने प्ले हो रहा है, ये जो है मृत संजीवनी का डिस्टिलेशन का वीडियो है, आपको दिखाई दे रहा है सामने स्क्रीन पे। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो वाफ है वो यहाँ पे जाएगी, यहाँ कंडेंस हो रहा है, ये पूरा बाहर से उसको पानी का सप्लाई है और वो कंडेंस होके यहाँ पे जो वापस आप देखेंगे कॉर्किंग जो सीलिंग जो है यहाँ पे नीचे उसको कलेक्ट किया जा रहा है, और ये व्हाइटिश जो है लिक्विड जो हमें मिल रहा है दैट इज मृत संजीवनी सोडा। हाँ डिस्टिलेटरचा आणलेला आहे, तो देतो नेऊन, तर तुम्ही चालला असाल तर घेऊन जाल, समोर आहे हो डिस्टिलेटरच आहे ते, तेवढंच वापरलंय म्हणून 5 ml वापरलं।
तो ये जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये मृत संजीवनी का डिस्टिलेशन जो है ये चल रहा है। ये नीचे जो है ये फर्मेंटेड ब्रॉथ है, और ऊपर जैसे हमने पिछला देखा, हाँ अभी आप देख रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट है आपके सामने, ये इट इज अराउंड 40 डिग्रीज। तो ये 40 डिग्रीज पे क्यों है? तो मंद मंदेन वन्निना चालनम दापयेत सुधी, ऐसा रेफरेंस है अमृत संजीवनी का। तो ये रेफरेंस मंद मंदेन वन्निना आने के कारण उसको लो डिग्री पे दिखाई दिया। और ये कुछ एक्सपेरिमेंट में मैंने ऐसा करके देखा कि उसको 80 डिग्रीज पे उबाला तो उसके गुण जो है वो बदल जाते, वो उतना पोटेंट नहीं बन पाता। ये बहुत बार अग्नि जो है वो रसशास्त्र या भेषज कल्पना हो उसका स्पेसिफिसिटी हमारे यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे भट्टी बनते टाइम, रस सिंदूर बनते टाइम वो 24 घंटे चलने वाला अग्नि देना चाहिए, 36 घंटे चलने वाला अग्नि देना चाहिए। तो ये सब जो है ये इतने टाइम ड्यूरेशन का क्यों बताया गया है, तो उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है। वैसे ही मंद मंदन वन्नीना बताने के बाद जो है वो मंद वन्नी जो 30 डिग्री 30 टू 45 डिग्री के बीच में इसको रखना चाहिए। फिर इसका चालनम दापयेत सुधी, मतलब एकदम धीरे से उसको कंटिन्यू करना है। देवदत्त सर, हेलो। तो बनते. हा देवदत्त सर, माझ्याकडनं माझं सांगून झालंय, एक मिनिटाचा ब्रेक घेतो मी फक्त, मग तुम्ही शंका काय आल्या त्या चालू करूया. हा ओके, स्क्रीन शेअरिंग बंद करा सर आणि कॅमेरा सुरू. येस सर, येस. कुछ प्रश्न आए हैं सर, आपके ब्रेक के बाद ले लेंगे.